आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जो सुरुचि साहित्य परिवार और पॉडकास्ट चैनल अपनी बात के संयुक्त तत्वाधान में है। और यही मानिए, जैसा कि त्रिलोक जी ने कहा कि मैं हॉट सीट पर बैठी हूँ, मुझे आज दोबारा वही अनुभव हो रहा है। इस बार सवाल के जवाब देने नहीं है, सवाल पूछने हैं, लेकिन सवाल पूछने में ज्यादा घबराहट है क्योंकि सामने जब ऐसा व्यक्तित्व हो जिसका साहित्य सफर इतना लंबा है, और सिर्फ साहित्य सफर न कहूँ तो ज्यादा उचित होगा क्योंकि जितना मैंने सर के बारे में पढ़ा या जितना मैं उनको जानती हूँ, जितने भी मैंने साहित्य के कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुई हूँ, कि ऐसा व्यक्तित्व जो सिर्फ साहित्य में रुचि नहीं रखता, जो ये चाहते हैं कि उनके आसपास का जो समाज है उसका उत्थान हो, जो उनके छोटे हैं उनका मार्गदर्शन हो, और बिना उसका कोई क्रेडिट लिए, बिना अपने को बड़ा साबित किए रहे कैसे बड़ा बना जाता है, ये हम सर के जीवन से, उनके अनुभवों से जरूर सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जब आपके बारे में जानना शुरू किया तो मैंने सबसे पहली जो किताब पढ़ी वो थी अपनों की नजर में मदन साहनी, क्योंकि आपके बारे में दूसरे क्या सोचते हैं ये बहुत जरूरी है। और दूसरे जन अक्सर ऐसा देखा गया है कि दूसरे बहुत अच्छा नहीं सोचते आपके बारे में और हम उससे कभी कभी प्रभावित भी हो जाते हैं। पर मुझे ये जानकर बहुत ही सुखद अनुभूति हुई कि लोगों ने आपके व्यक्तित्व के ऐसे पहलुओं को बताया है जो अपने आप में मेरे लिए सुखद अनुभूति रही। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर, जैसा कि सर ने कहा कि आप चिर युवा हैं और उसका प्रमाण मुझे इसलिए मिल गया क्योंकि आप यूथ एसोसिएशन से जुड़े हैं। तो भगवान करे, ईश्वर करे आप ऐसे ही चिर युवा हैं और आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो इसको दर्शाती है कि आप कैसे अपने आप को इतना एक ऐसा व्यक्तित्व कैसे आप अपने आप को बना पाते हैं कि जो इंसान किसी भी प्रतिक्रिया से, क्रिया से ज्यादा प्रभावित ना हो, ऐसा कैसे? मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्रयास मैंने किया नहीं, लेकिन ये जरूर रहा कि हर स्थिति में अपने आप को सम रखने की कोशिश की। ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत ज्यादा प्रशंसा हो गई तो फूले ना समाये, और किसी ने कुछ कह दिया तो बस गए और अभी गए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मान के चले हैं कि जब सफर में हैं तो कहीं फूल मिल जाएंगे, कहीं हो सकता है कांटा भी चुभ जाए, तो दोनों को आपको सहज रूप से लेना है। और सच बताऊं, मेरी राह में कांटे कम रहे, फूल ज्यादा, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। आपकी एक पंक्ति मैंने पढ़ी कि जीवन एक चुनौती है स्वीकार करो, चलना है तलवार की धार, तत्पर हो तुम पाँव धरो। तो ये जब आपने ये पंक्तियां लिखी तो क्या मैं जान सकती हूँ आप किस उम्र में थे जब इतनी शानदार पंक्तियां आपकी रचना की? मेरी लिखने की उम्र ये रही कि मैंने कभी सायास नहीं लिखा, अनायास हो गया। ये भी कविता की, हर कविता की कहानी होती है। कविता अपने आप सीधे सीधे नहीं आती, कोई घटना या कोई व्यक्तित्व या कोई स्थिति आपको प्रेरित करती है, और उस समय जो कुछ उतरता है कागज पर शायद वो सच होता है। और मैं ये मानकर चलता हूँ, मैं इस बात को बहुत बाद में मुंह से पहले कह रहा हूँ कि सारी कविताएं केवल उस लम्हे का सच होती हैं जब वो लिखी जा रही होती है। कोई रचना कालजयी हो जाए, कोई रचना ऐसी लिख दी जाए जो सर्वकालिक सत्य सिद्ध हो, तो वो फिर तुलसीदास जी हो सकते हैं, वो कबीर हो सकते हैं। हम जैसे तो एक घटना से प्रभावित हुए, उस पर कुछ लिख दिया, कल को दूसरी घटना में प्रभावित हुए, उस पर लिख दिया। और ये जो जीवन एक चुनौती है, ये मेरे समय एक समय ऐसा संकट था, और कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आप सबके सामने नहीं कह सकते, तो मुझे लगा कि ये वही स्थिति है जब तलवार पर चलने के समान आपको तैयार रहना पड़ेगा। फिर जो होगा सो होगा। पूरी कविता में ये सारी बातें खुलकर आएंगी। जीवन एक चुनौती है, हंसकर तुम स्वीकार करो, चलना है तलवार की धार, तत्पर हो तुम पाँव धरो, तत्पर हो तुम पाँव। तो जब आपने पहली रचना लिखी सर, तब आपकी उम्र क्या थी? जब पहली रचना लिखी तब मेरी उम्र, अगर मैं ठीक से बताऊं तो 19 वर्ष रही, 19 वर्ष रही होगी, इससे ज्यादा नहीं। और वो किस कारण से लिखी है मत पूछो। नहीं, मैं वही जानना चाह रही थी 19 वर्ष की उम्र की प्रेरणा का स्रोत में जानना चाह रही हूँ कि वो कोई घटना थी या व्यक्तित्व था? नहीं, वो कोई घटना नहीं थी, कोई व्यक्तित्व नहीं था। आदमी, मैं आपको सच्चाई बता दूं, कॉलेज में यूथ फेस्टिवल होता है, तो मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ उर्दू की बहुत सी गजलें लोगों की सुना दिया करता था।
तो स्कूल में कॉलेज में ऐसा लगा कि इसको बहुत उर्दू का जिसे कहना चाहिए सशक्त हस्ताक्षर है और इसे गलत में भेज दो तो कुछ ना कुछ प्राइज ले आएगा। जब मुझे ये सौंप दिया गया कि यूथ फेस्टिवल MGN कॉलेज अमारा कैंट की बात है, वहाँ भेजा गया। अख्तर साहब वहाँ जज थे, तो मैं जज की बात बाद में करूँगा। उन्होंने जब मुझे भेजा वहाँ कॉलेज से कि आप जाइए, तो मेरे पास रचना नहीं थी, कैसे ले जाऊँ। तो एक सागर अंबारवी हैं, मंडीलाल जी शायद जानते होंगे, उन्होंने मुझे अपनी गजल दी और कहने लगे जहाँ मैंने सागर लिखा है वहाँ तो अगर बहुत जोर नहीं लगाएगा तो सानी कह देगा तो मात्राएं पूरी हो जाएंगी और तेरी रचना चल जाएगी। तो मैंने वो रचना पढ़ दी और वो वहाँ रिकमेंड हो गई, उसे फर्स्ट प्राइज कहते हैं। और फिर मुझे लगा कि ये रचना ऐसे लिखते रहना चाहिए, तो पहली रचना उससे होती है। तो आपको भी सफर में ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने आपको आपका साथ दिया और उत्साहित किया और आप वही परंपरा बरकरार रखे हैं? बहुत लोग। ये सफर बड़ा सुखद है और बड़ा जिसे कहना चाहिए कि मैंने एक रचना लिखी है, शायद आपने, जब आदमी प्यार करने लगता है तो फिर एक अलग दुनिया में जीता है। तो वो दुनिया जो है वो सबके हिस्से नहीं आती, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए अपने भीतर आपको कुछ पैदा करना हो। तो ये प्रेम पथ है, चाहे साहित्य से हो चाहे व्यक्ति से हो, और जब प्रेम पथ पे आदमी निकलता है तो उम्मीदें बहुत होती हैं। मेरी अंतिम इसी कविता की पंक्तियां हैं कि अपेक्षा थी मुझे कि आगे होंगे उपवन ही उपवन, पुष्प लताओं से संपन्न, पर यहाँ आया तो पाया चहु और कांटे ही कांटे, तीखे लेकिन महके महके, तीखे लेकिन महके, तो महक गया। तो आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आपके लेखन का जो है मुख्य विषय वो क्या रहा है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि आपने समाज के लिए भी काम किया है, साहित्य के लिए भी काम किया है। तो आप विषय चुनते हैं तब लिखते हैं या सहज एक कविता की रचना हो जाती है और तब? मैंने निवेदन किया कि सायास कभी नहीं लिखा, इसीलिए बहुत नहीं लिखा। अनायास जो हो जाता मैं लिख लेता हूँ, लेकिन विषय के हिसाब से अगर तो जिंदगी मुझे बहुत प्रिय विषय रहा है, इस पर मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं। प्रेम बहुत प्रिय विषय रहा है, बहुत कविताएं लिखी हैं। लेकिन व्यंग मेरी शैली में है और मैं व्यंग अगर जब कहने लगता हूँ तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है। व्यंग से मैं बचना नहीं चाहता, लेकिन उस व्यंग से कोई पीड़ित हो ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि उसमें वो इंगित नहीं होता कि मैं व्यंग किस पर करता हूँ। मुझे याद है आपकी कविता की दो पंक्तियां कि नाश्ता है कबर शेर नहीं। हाँ वो है ना, बहुत खूबसूरत। तो आप जब लिखते हैं तो कैसे योजना बनाकर, जैसे आजकल मैंने देखा है कि बहुत से नए कवि लिखते हैं तो वो पहले शब्द का चयन करेंगे, काफिया मिलाएंगे, फिर उसके बाद उतने लोगों ने जैसे बताया कि कभी ना तो प्रयास किया, ना कभी कोई छंद की मुझे बंदिश थी, ना मुझे तुकबंदी करनी थी। विचार प्रमुख है और उस विचार में एक बार उतरने के बाद क्रियात्मकता होनी चाहिए। उसमें वो छंद तो है जिसे मुक्त छंद कहते हैं। कहीं ना कहीं लगना तो चाहिए कि कविता है। गद्य और कविता में केवल यही अंतर है, हम गद्य को भी तभी कविता कहते हैं जब उसको पढ़ते वक्त अंदर से महसूस होता है कि गद्य नहीं है, ये कविता है। तो कभी सर ऐसा भी हुआ है कि आपने कोई रचना करी और आपको कुछ समय के बाद ये लगा हो कि नहीं मैं इसको और बेहतर कर सकता हूँ, तो क्या आपने ऐसा किया है अपनी रचना को बेहतर, या अगर वो रचना बेहतर करने से अच्छा नहीं रचना मैं तो नहीं लिख लेता, जब बेहतर ही करना है तो क्यों मेहनत करी। पहले वाली एक है, दूसरी और हो जाएगी तो दो हो जाएगी। और जैसा कि सर आपने एक इतना लंबा सफर देखा है साहित्य का कि जब मुशायरे होते थे, कवि सम्मेलन होते थे, बहुत भीड़ होती थी, आपने इतने कार्यक्रमों का संचालन किया है, और आज जो है कविता वहां से निकलकर, कवि सम्मेलन से निकलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई है। आज हर कोई कवि है, हर कोई श्रोता है। मुझे लगता है कि श्रोता कम है, कवि और लेखक ज्यादा हो गए हैं। और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि वो लोग ज्यादा पॉपुलर हैं जिनको अपनी मार्केटिंग करनी आती है बनस्पत उनके कि जो सही साहित्यकार है और अच्छे साहित्यकार है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं कि मंच पर तो वही है जिसे बेचना और बिकना आता है, दोनों। लेकिन मंच पर भी अच्छे कवि हैं।
सिर्फ जो आपने बात पूछी उस पर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे रचनाकार आज मंच पर नहीं है, लेकिन आप निजी रूप से कभी उन्हें सुनो, मेरे इर्द गिर्द भी इस समय बहुत लोग बैठे हैं, तो आपको लगता है कि ऐसी रचना तो यार किस्मत से सुनने को मिलती है। तो बहुत रचनाकार ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें या तो कोई उंगली थमाता नहीं है या फिर उनका अहम इतना है कि किसी की उंगली थाम नहीं। दोनों में से एक बात है इसी कारण से। तो आपको लगता है सर कि इस डिजिटल युग में हिंदी साहित्य का भविष्य है? जैसे हम सबको एक चिंता होती है जो हिंदी के साहित्यकार हैं कि हिंदी लुप्त न हो जाए, विलुप्त न हो जाए और हिंदी सुनने वाले बोलने वाले कम होते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हिंदी भाषा का या हिंदी साहित्य का क्या भविष्य है आज के इस डिजिटल युग में? भाषा का सीधा सीधा संबंध संबोधन से, संवाद से, बातचीत से। जिस भाषा को हम समझते हैं अगर वो बोली जाती है तो उसी में उत्तर देते हैं। मैं पंजाबी हूँ और मुझे पंजाब के हर इलाके की भाषा बोलनी है, लेकिन मैं बोल ही नहीं सकता जब तक सामने वाला नहीं बोलता। जैसे उसने गुरदासपुर की बोली, मैंने गुरदासपुर से उसका उत्तर दिया। सिद्धू जैसे बोलता है मैं वैसे बोल दूँ, लेकिन ये होता तभी है जब सामने से वैसा कोई बोले। हम अपने आप तो जो भाषा में आते हैं उनको, लेकिन मैं एक बात बड़ी स्पष्ट हूँ कि हिंदी को कहीं से कभी कोई खतरा नहीं है। योजनाएं बहुत बनती हैं, राजनीतिक योजनाएं हैं। अगर किसी को इस देश की मूल को जानना है तो संस्कृत पढ़ता है, चाहे वो तमिलनाडु का हो और चाहे वो अरुणाचल का हो। और जब वो संस्कृत पढ़ता है तो फिर हिंदी के करीब तो आ ही जाता है। अब वो कहता कुछ भी रहे, लेकिन वो फिर हिंदी के बहुत करीब होता है। और इसलिए मुझे ये लगता है कि हिंदी के लिए हमें प्रचार प्रसार करने के बजाय खुद हिंदी को अपनाना चाहिए इतने सशक्त ढंग से कि दूसरे को पर्पस ये लगे कि ऐसी हिंदी यार मुझे बोलनी आ जाए तो बात बन जाए। डॉक्टर ओमानंद सारस्वत, हमारे सामने डॉक्टर अग्रवाल बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने खुशवंत सिंह जैसों को, ये बिल्कुल मंच की बात है, खुशवंत सिंह जैसों को कहा कि आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते होंगे, लेकिन मेरे जैसे हिंदी आप बोल दो तो मैं आपको मान जाऊंगा। चैलेंज करना, और सच बताऊं एक इतना लंबा सफर है, 1981 से लेके आज तक साहित्य की यात्रा में जुड़े हैं। आप नाम लो, यहाँ पर कौन नहीं आया। सुमन जी के माध्यम से हो, सुषमा जी के माध्यम से हो, सुरुचि परिवार के माध्यम से हो, डॉक्टर साहब के माध्यम से हो, हमारे मित्र रहे राजगोपाल सिंह उनके माध्यम से हो, कौन नहीं आया। विज्ञान भाई बैठे इनके माध्यम से हो, निदा फाजली भी यहाँ आए, नीरज साहब भी यहाँ आए, भारत भूषण जी भी यहाँ आए, और बेगल उत्साही, मतलब नाम लो हिंदुस्तान में किसी शायर का, वो सब लोग यहाँ आए इसलिए कि एक ऐसी साफ गुड़गांव की बहार बनी हुई है कि साहित्य को वहाँ समझा जाता है, जाना जाता है और साहित्य का वहाँ सम्मान। सर जैसा कि आपने कहा कि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं, इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व आए हैं, और मुझे लगता है कि आपने गुड़गांव को तब से देखा होगा जब ये शायद 4 या 14 स्क्वायर किलोमीटर से का 4 स्क्वायर किलोमीटर का गुड़गांव मैंने देखा है, और अब इतना फैल गया। और 1991 में माननीय के खंडेलवाल ने एक प्रोजेक्ट दिया था, सामने खंडेलवाल जी बैठे हैं, कि गुड़गांव का आप इतिहास लिखो, तो मैंने वो गुड़गांव का इतिहास लिखा। तब मुझे गजट देखने का मौका मिला, और उस गजट के माध्यम से, जिसे लोक संग्रह विभाग कहते हैं, उन्होंने बहुत मदद की कि आपको सारी चीज़ें मुहैया कराई। और तब मैंने जाना, यहाँ के पीछे भीष्म भारद्वाज बैठे, इनके पिताजी उस समय बड़ी उम्र के थे, 90 के करीब के, तो उन्होंने मुझे सहायता की। और एक लक्ष्मी यहाँ मेडिकल स्टोर है, वो बड़े बुजुर्ग थे उस समय, उन्होंने मेरी मदद की और ये बताया कि गुड़गांव का 1857 से लेकर आज तक का क्या इतिहास है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि यहाँ बेगम समरू का राज होता था झारसा में, और मेहरोली जी थी वो गुड़गांव की तहसील थी। मतलब ये उस समय की बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसी ऐसी बातें। गुड़गांव का जो नाम है वो गुड़गांव गांव का था, गुड़गांव तो हिदायतपुर गांव था जो बेचला है, बेनूर कहते हैं, अब उसका कोई अता पता नहीं, उससे गुड़गांव बना है। और जैकब पहला डिग्री कमीशन गुड़गांव का था, जिसने गुड़गांव में 1857 में गुड़गांव कैंट का स्टेशन बना। 1857 में ही पहली बार ये इधर एक स्कूल है जो गवर्नमेंट स्कूल है,
इसका नाम कोरोनेशन हाई स्कूल होता था। ये कोरोनेशन हाई स्कूल के नाम से तब स्थापित हुआ था 1858। ये जो जॉन हॉल है ये भी जैकब के टाइम में ही बना था। गाँव के इतिहास के बारे में आपको जानना है तो मुझे लगता है कि एक पूरी शाम हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं, आपके पास इतने संस्मरण है। तो मैं ये जानना चाहूंगी सर कि तब से और अब तक के गुड़गांव में साहित्य का जो सफर है वो कैसे बदला है, साहित्य का जो दृश्य है वो कैसे बदला है, अच्छा हुआ है या कुछ खामियां हैं जिनको आप इंगित करना चाहेंगे? मैं ये सोचता हूँ कि जब हम कम लोग थे साहित्य को ज्यादा सम्मान प्राप्त था। अब हम भीड़ हैं और इतने बड़े बड़े साहित्यकार भी यहाँ खो जाते हैं, उनकी पहचान नहीं रहता। गुड़गांव में आप बताइए कौन सा ऐसा साहित्यकार है, मैडम चंद्रकांता बैठी है व्यास सम्मान से सम्मानित, और कहानी के मामले में उपन्यास के मामले में कोई और दूसरा मुकाबिल नहीं है। लेकिन कितने कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में आपको निमंत्रण मिलते हो? नहीं मिलते। हम साहित्य लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, सरकार तो बिल्कुल सम्मान ना करने वाली बात है। यहाँ कितने साहित्यकारों को निमंत्रण पत्र 26 जनवरी के आते होंगे, कितने साहित्यकारों को 15 अगस्त के कार्यक्रम में बुलाया जाता होगा, किसी को मिलता है। ये बड़ी जिसे कहना चाहिए कि विडम्बना और दर्द होता है इस बात का कि हमने इतना सम्मान कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें यहाँ का डीसी उस तरह से, वो हमारी अलग है कि हमने बहुत अरसे तक इन लोगों को संबंध अच्छे रखे तो हम बने रहे। जो आपने बात कही सर कि हम अपने धरोहर को कैसे संभालते हैं, मैंने देखा कि आपके सुरुचि परिवार की स्मारिका थी और उसमें गुड़गांव के ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में था कि जो शायद हमने सुने भी नहीं होंगे, जिनका योगदान रहा है शहर को एक शहर बनाने में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल ये जो आपने कहा वो कमी है कि व्यक्ति ज्यादा महान हो गया है, साहित्य थोड़ा पीछे चला जाता है। तो आपके लेखन पर आए सर, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जब लिखते हैं या आपकी कोई भी रचना जब तैयार होती है तो आपका उद्देश्य क्या होता है? आप ये सोचते हैं कि ये मनोरंजन के लिए है या स्वांतः सुख है या स्वांतः? बड़ा स्पष्ट है, लिखते समय कोई उद्देश्य नहीं होता, वो तो समय खुद को सुख मिल रहा होता है इसलिए लिख लिया जाता है। बाद में कुछ लोग उससे सुख ले लें, ये उनकी मर्जी है। बाकी मैंने कभी किसी दूसरे के सुख के लिए, मनोरंजन के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, वो अपने आप हो जाए। क्योंकि मैंने देखा आपकी रचनाओं में राजनीति भी बहुत मुख्य रूप से रही है, और आप राजनीति के छात्र रहे, राजनीति के अध्यापक रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपको राजनीति में साहित्य पसंद है या साहित्य में राजनीति? क्योंकि राजनीति तो आजकल हर जगह है, साहित्य में कुछ ज्यादा ही है। राजनीति अपने आप में बदनाम हो गई, लेकिन मुझे वो सुषमा जी का वाक्य याद आता है कि भगवान कृष्ण भी तो राजनीति ही करते थे, राम भी तो राजनीति करते, लेकिन उस स्तर की राजनीति हम कर नहीं रहे। फर्क ये, राजनीति तो जो राजा है तो शासक है उसको करनी पड़ेगी, लेकिन वो जनहित में हो तो बात बनती है। अब निज हित को हम आगे रखते हैं और जनहित बहुत पीछे रह जाता है, इसलिए राजनीति बदनाम है। लेकिन हम इससे बच जाएंगे ये मेरा कहना है कि असंभव है, क्योंकि अगर हमने किसी न किसी राज्य में रहना है, किसी न किसी शासन में रहना है, तो राजनीति तो होगी ही होगी, और अगर लोकतंत्र है तो राजनीति ज्यादा मुखर होगी। मुझे लगता है सर साहित्य में राजनीति से बचना चाहिए, और राजनीति में साहित्य आए तो राजनीति का भी उद्धार होगा, जैसे अटल जी थे हमारे। तो अब तो बहुत से लोग इसलिए लिखने लगे हैं कि जो आप कह रहे हो कि इसी अपेक्षा पे मैं खड़ा उतर जाऊं कि मैं भी साहित्यकार हूं, लेकिन उस तरह का साहित्य देना शायद सबके बस की बात है। तो आपने कहा कि आप स्वांतः सुखाय के लिए लिखते हैं, तो मैंने ये पाया कि आपने प्रेम को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। प्रेम को जिया है तो अहमियत क्या जी, तो मैं जानना चाहूंगी कि उस प्रेम के पीछे क्या प्रेरणा है? मैडम बैठी है तो आप लेकिन बेबाक होकर बोल सकते हैं। नहीं, बेबाक होगी कि आपको मैं उसके अलावा प्रेम से किया नहीं और किया तो बताऊंगा तो जीवन तो उन्हीं के सहारे होता है। और मैं सब बताऊं, अगर आप प्रेम को परिभाषित करें, मैं आपको बता दूं कि प्रेम जो माँ का है वो शायद सबसे बड़ा प्रेम है। ये बाकी चीजें महत्व रखती हैं, लेकिन माँ के प्रेम का कोई और मुझे माँ ने बहुत प्यार किया है। और इस बात का मतलब मैं जब हमने विवाह किया और सभी बंधनों को तोड़ने के बाद किया, तो मेरी माँ ये कहती थी जिसको घर ला रहा है उसका वही सम्मान होना चाहिए
जो मेरा तेरे घर में मतलब। बहुत खूब। तो आते हैं अपने आखिरी सवाल पे। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम सभी साहित्यकार हैं और खुद को बहुत बड़ा साहित्यकार समझते हैं, लेकिन अगर हमारी रचना में कोई कमी निकाल दे तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवा साहित्यकारों को, और आप खुद आलोचना को कैसे लेते हैं और प्रशंसा को कैसे लेते हैं? देखिए, भारत में आलोचना या क्रिटिक का होना कोई नई बात नहीं है, आलोचना होती रही है। लेकिन आलोचना के लिए हो वो तो ठीक नहीं। और आलोचना अगर किसी को उठाने के लिए की जाए, और आलोचना क्यों जाए, शब्द समीक्षा क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? हम आलोचना ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम समीक्षा भी कर सकते हैं। तो समीक्षा जो है वो ज्यादा अच्छा शब्द है और वो होनी चाहिए। आलोचना शब्द में ही मुझे लगता है कड़वापन है, आलोचना की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन आलोचक है, उनकी दुकान उससे चलती है, तो करते हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आलोचना की कोई जरूरत। आपने सर संपादन किया है, लेखन किया है और मंच संचालन बहुत किया है। 200-250 से ज्यादा कार्यक्रमों का मंच संचालन आपने किया है। तो कोई ऐसा संस्मरण जो बहुत मजेदार, रोचक रहा हो आपकी नजर में, तो वो हमसे साझा करें। बहुत ऐसे संस्मरण है। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मतलब छप जाएगी थोड़े दिनों में, कुछ याद रहा कुछ भूल गया। और वो यही है कि जिंदगी में इतने सालों में बहुत कुछ देखा है जो भूल भी गया है बहुत कुछ। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि हर साहित्यकार का भी मंच पर कोई दिन होता है। मैंने ऐसे ही नीरज जी को, और कितना बड़ा कवि, जिसे सुनने के लिए मुझे ऐशो क्लब है यहाँ साउथ सिटी में, उन्होंने कहा कि नीरज जी को बुला के तो आप जो कहोगे हम सेवा करेंगे। तो मैंने नीरज से बात की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ ठहरते थे कनाट प्लेस में, उनको लेके आया और वहाँ पता नहीं कैसे व्यवस्था ऐसी थी कि खाना लगा हुआ था और ड्रिंक्स चल रहे थे। मैं और नीरज जी पहुंचे, हम दो ही थे। तो मेरे 10 मिनट तो लोगों ने सह ली क्योंकि मुझे वो परिचित थे, जानते थे। अच्छा, दुविधा देखिए कि नीरज जी को बुला रहे, नीरज जी को जानते नहीं, ये स्थिति थी। तो कह देंगे कि आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो, मतलब हमें पीने दो, आप अपने। तो ऐसा भी होता है। तो साहित्यकार जो है, मैं ये बड़ी स्पष्ट इस समय मतलब बात कह रहा हूँ कि जो लिख जाता है वो तो बात में पढ़ा जाता है, समझा जाता है या उसकी, लेकिन जो सिर्फ बोला जाता है वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता। इसलिए लेखक के लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्लैक एंड व्हाइट में काम करे। ब्लैक एंड व्हाइट में काम नहीं करेगा तो फिर उसके पीछे उसको कोई, आप मंच में कितने ही चलते हो, लेकिन बाद में आप कभी याद किए जाओगे जब आपका कुछ साहित्य छपा हुआ मुद्रित हो। और एक आखिरी सवाल ये कि आपका प्रिय लेखक कौन रहा है? आपने खुद मुझे अगर इसमें देखें आप तो मुझे गुलजार बहुत प्रभावित करते हैं। रचनाएं उनकी सुनता हूँ तो भी, उनकी वाणी में भी और उनके कहन में भी, और किस तरह के विमता आते हैं, मुझे गुलजार बहुत अच्छे लगते हैं। और कहानी में मैं कृष्ण सूक्ति को बहुत पढ़ता रहा, लेकिन अब जब से मैम से मुलाकात हुई है, चंद्रकांता जी को भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और भाई विज्ञान छोटी बहन का बैठे, अभी मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि विज्ञान भाई शायद जो यहाँ बैठे सारे जानते होंगे, छोटी बहन का इससे बड़ा कवि पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं। और मेरे घर के बच्चों को, मेरे स्कूल के टीचर्स को, पीछे बैठे मेरे पुराने साथी महेंद्र रोहिला जी बैठे हैं, और इनके मुझे लगता है 85 शेर ऐसे याद है। कितना सहज कहते हैं, बस अपना ही गम देखा है तूने, कितना कम देखा, उससे जितनी बार मिला हूं पहली बार, ये सब लोग जानते हैं। तो भाई विज्ञान, तो चलिए हमारे सवालों का सिलसिला ये समाप्त होता है। उम्मीद है आप सब उनके जीवन के कुछ और नए पहलुओं से आज वाकिफ हुए होंगे।